शहर रांची है, जगह है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और ये मंच है उन आंदोलनकारी छात्रों का जो अनशन पर अभी लेटे हुए हैं। ये 4 छात्र जो यहाँ हैं, लड़की वहाँ है और 3 ये लोग हैं। ये अनशन पर 4 दिनों से हैं। आज चौथा दिन हो गया क्योंकि तारीख हो गई है 7 अगस्त। रात का 1:15 बज रहा है और अभी भी यहाँ बहुत सारे छात्र जगे हुए हैं। रूपेश हमारे साथ हैं, अनशन पर हैं। झारखंड के गढ़वा ज़िले से हैं। कभी आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो झारखंड के सबसे पिछड़े ज़िलों में गढ़वा, चतरा, इस तरह के ज़िले आते हैं और उस ज़िले से निकल करके लगातार इम्तिहान देते और उन इम्तिहानों में नाकाम होते होते अपनी ज़िंदगी को किसी ठिकाने पर पहुंचाने की उम्मीद में आज रूपेश इस मंच पर अनशन के लिए बैठे हुए हैं। ज़िंदगी जो है उसने ला करके एक नौजवान को यहाँ बिठा दी है और वो सर पे कफन बांधे हुए है कि हम अगर यहाँ से उठेंगे तो सरकार प्लेटफॉर्म कर ले, इम्तिहान और परीक्षा के जितने भी इंतज़ाम हैं वो दुरुस्त हो जाएं, फुल प्रूफ हो जाएं, उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे। और इसलिए 3 मांगें इन लोगों की हैं जिसकी चर्चा बार बार होती रहती है। रूपेश, एक बहुत पिछड़ा ज़िला, मैं नहीं जानता हूँ परिवार कैसा है और आप कहाँ से पढ़ते हुए कहाँ से हो करके यहाँ बैठे हुए हैं। ज़िंदगी मजबूरन यहाँ लेकर के आई है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़रिए इन सभी छात्रों की कहानी बताइए जो हज़ारों हज़ार की तादाद में आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या चलता रहा है और क्या कुछ आप पर गुजरता रहा है? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ। मैं गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ, जो कि झारखंड के सबसे पिछड़ा ज़िला बोल सकते हैं आप इसको, जहाँ आज तक मतलब वैसा कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। वहाँ पे भी आप शिक्षा के में देखिएगा, शिक्षा का समय सही है, बट वहाँ पे आज तक कभी ऐसा मतलब गढ़वा को कुछ ऐसा मतलब मिला नहीं जो गढ़वा मतलब अब स्टेट लेवल पर मतलब दिखा है कि हाँ गढ़वा एक ज़िला भी है। लोग जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। हम भी यहाँ भी आते हैं तो पूछते हैं गढ़वा ज़िला से हैं, तो गढ़वा ज़िला से कहाँ से अपना प्रॉपर जब बिल्ले अपना गांव का नाम बताता हूँ तो उन लोग को भी पता नहीं है कि गढ़वा ज़िला में माता भी है, गढ़वा ज़िला कितना बड़ा है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पिछड़ा ज़िला है। मैं उस ज़िला से आता हूँ। रहा बात मेरा एजुकेशन मेरा फैमिली बैकग्राउंड का था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा फादर किसान हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और उन्होंने मुझे कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया है। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ कर आया हूँ। मैंने ग्रेजुएशन भी किया, मैंने मास्टर भी किया, देन बीएड भी मैंने किया। 18-20 में मेरा मैं बीएड क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैंने बिहार स्टेट का मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं बिहार स्टेट भी क्वालिफाइड किया। जब रहा हुआ था 2019 में मेरा बीएड का 2018-20 के मेरा बीएड थी, तो उसी समय आया था झारखंड जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। तो मैंने सोचा अभी बीएड में कर रहा हूँ तो शायद फॉर्म आया भर देते हैं। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया। सरकार फॉर्म फिलअप तो करवाती है और फॉर्म फिलअप कराने के बाद कुछ ही महीनों के बाद फिर उसको कैंसिल कर देती है। और उसमें सरकार आयोग क्या बोलती है, जैसे आयोग क्या बोलती है, टेक्निकल इशू के कारण फॉर्म को मतलब रद्द किया जाता है। नेक्स्ट मतलब इसका और डेट विचार नहीं करती है कि मतलब हम इसको नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट कौन सा डेट में हम लोग इसको रिलीज करेंगे, मतलब फिर से फॉर्म भरवाएंगे कि नहीं भरवाएंगे। उसके बाद होता है क्या है कि झारखंड के तमाम छात्र जो आज दिन भर लाइब्रेरी में बैठे पढ़े रहते हैं, उन्होंने सोचा कि फॉर्म आया था 2019 के, क्योंकि एक्चुअली बहाली है 2015 नवंबर की, उस समय से बहाली चली हुई थी। बहाली फिर भी मतलब कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी 2019 में, तो 2019 में पहले बार इनके सरकार ने फॉर्म भराए तब लोग आगे हो सकता है फाइनल हो जाएगा। जब 2015 में जब फॉर्म भराए थे उस समय 80,000 लड़का लोग फॉर्म फिलअप किया था। और जब 2019 में फिर से फॉर्म फिलअप हुआ, इनके जब कार्यकाल में जब फिर से फॉर्म आया, लड़के लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो कुछ ऐसे नियमावली गलत थी।
ये आयोग ही कुछ बोले कि नियमावली कुछ गलत है जिसका सुधार करना है, तो उन्होंने फिर डेट चेंज करता है, फिर नेक्स्ट डेट जारी नहीं करता कि हम लोग मतलब फलाना डेट में ये फॉर्म को रीओपन करेंगे। उसमें फॉर्म फिलअप होता है तो 1.5 लाख समथिंग 156,000 के समथिंग फॉर्म फिलअप होता है। 2019 की बात मैंने बताया। 2019 में जब फॉर्म उसमें भी आया तो उसमें फिर टेक्निकल इशू के कारण बता करके फॉर्म को क्लोज कर दिया जाता है। उसमें फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भराता है बट उसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। लास्ट फिर आता 2022, उसी फॉर्म को फिर 2022 में रिलीज़ किया जाता है। फिर 2022 में फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें फॉर्म लमसम 5.5 लाख लड़का लोग फॉर्म भरता है, क्योंकि यहाँ तो झारखंड में अलाउड है। आप अदर स्टेट में हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी अदर स्टेट में है कि अदर स्टेट को 10% मिलते हैं। जैसे अभी बिहार में देख लेते हैं कि डोमिसाइल लागू है, हम लोग अगर बिहार में अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो हम लोग 10% में वहाँ रहेंगे, बाकी 90% रिजर्व हुए हैं। और झारखंड में ऐसा नहीं है, आप आइए 100% में, और जनरल के जितना भी कटअप है आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 2022 में सीजीएल का फॉर्म भराता है 5.5 लाख लगभग लड़का लोग फॉर्म फिलअप करता है। उसके बाद जब 2022 में फॉर्म भराया, फॉर्म भराने के बाद सरकार उसको भूल ही जाती है कि मैंने किसी चीज़ का फॉर्म भी फिलअप करवाया है। आयोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। 2022 भी गया, 2022 लैप्स हुआ, 23 में लैप्स हुए। जब लड़का लोग जो लगा कि सरकार फॉर्म फिलअप करवा रही है, इसको एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है, लड़का लोग फिर निकलता है रोड पे, आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है जेसीसी कार्यालय के बाहर कि सर आपने तो फॉर्म फिलअप करवाया 2019 से लेकर 22 तक, फिर आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है। सरकार उसमें आयोग उसमें भी एक्टिव नहीं होती है। फिर एग्ज़ाम हम लोग को होता है 2024 में। फॉर्म पहली बार भरा 2019 में और एग्ज़ाम पहला फॉर्म भरा था 2015 के नवंबर में जी, लास्ट नवंबर 2015 के लास्ट नवंबर में, मैंने 16 मान सकते हैं उसको। और उसमें रघुवर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया। उनकी सरकार 19 में ख़त्म हो गई, आई कांग्रेस की सरकार, सॉरी जेएमएम की सरकार। तो उन्होंने फिर से 2019 में फॉर्म भरवाया, फिर कैंसिल हो गई, फिर 2022 में फॉर्म भरवाया। फॉर्म सब फिलअप होने के बाद सरकार तो मतलब ये बोली गई कि हमने किसी का फॉर्म फिलअप करवाया है। ये 2024 में घटना है। 2024 ये किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था? ये जैसे थे सीजीएल, इसमें आप एएसओ के पोस्ट के बनते हैं, ब्लॉक लेवल के आप जीआई ब्लॉक लेवल पे जितने वैकेंसी आते हैं, जैसे कि आप एएसओ हो गए। तो ब्लॉक लेवल पर जो लोग काम करते हैं उन नौकरियों के लिए सिलेक्शन होता है। सीओ सीआई ये सब उसमें आते हैं, ये सब पोस्ट के लिए थे। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी एएसओ का, 800 समथिंग कुछ पोस्ट थे। 2024 में एग्ज़ाम होते हैं, जनवरी का महीना होता है, एग्ज़ाम होती है। मैंने भी एग्ज़ाम देने गया था, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने उसका प्रॉपर ढंग से तैयारी किया था। एग्ज़ाम देकर जब हम लोग निकलते हैं तो मीडिया में देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट है। तो नेक्स्ट डे ऐसा होता है लड़का लोग के निकल जाता है कार्यालय करने के लिए, पेपर लीक आउट हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे लड़का लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर गए हैं। क्योंकि 2015 के लड़का हुआ बाली है और 2024 में एग्ज़ाम हुआ, वही पेपर लीक है। तो हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया कि जब पेपर लीक है सर तो इसको या तो कैंसिल करो, फिर से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ। तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होता भी है। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद इसको फिर से 2025 में एग्ज़ाम होती है। उसके बाद उसमें जो 2025 में जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा नेट बंद कर दी जाती है कि ताकि ऐसे वायरल ना हो, कोई अफवाह न्यूज वायरल ना हो या कुछ भी हो। सरकार का कोई गाइडलाइन बता नहीं पाएँ कि क्यों आखिर उन्होंने बंद किया, बट सरकार का ये था कि मतलब कोई पेपर लीक का मामला ना उठे। नेट बंद होती है, हम लोग सारे स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं प्रॉपर घर।
तो जब नेट ऑन होता है तो धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगते हैं न्यूज़, ये यहाँ यहाँ पेपर मिला, यहाँ यहाँ कुछ कुछ क्रिश्चियन लड़कों को पढ़ाया गया। तो सारे तथ्यों को हम लोग छात्र लोग कहीं कहीं से पता चलता है, तो सारे तथ्यों को हम लोग इकट्ठा करने लगता है कि सच में आके है या नहीं है, या अफवाहें तो नहीं है। क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि नहीं, हमने जो एग्ज़ाम लिया है वो बिल्कुल फ्रेश लिया है, लेकिन सच्चाई जब सामने आता है कि सरकार ही द्वारा आयोग ही द्वारा पेपर आउट रहता है, जिसमें कुछ बंदे सामने आते भी हैं नाम, बट सरकार उसको इनकार करती है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं है। तो आपको लगता है कि आपसे कम काबिल लोग सरकारी नौकरियों में आ गए? बताइए। हाँ। तो जब बात आया पेपर आउट का, जब हम लोग ने आवाज़ उठाया, सरकार बोली कि नहीं पेपर आउट नहीं है। जब एंसर की आती है उसी का एग्ज़ाम का एंसर की आते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उनका उसमें मार्क्स मेरे से मार्क्स कम होता है, फिर भी मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम होता है और मैं मेरिट से बाहर। बट उन्होंने एक मजाक हमसे पहले बोला भी था कि इसमें सेटिंग वेटिंग की बात हो रही है, अगर आप बोलोगे। हमने बोला कि सब मजाक मेरे सामने मत करो, ये सब कुछ नहीं होला, क्योंकि झारखंड सरकार अभी फुल मोड में है, फुल एक्शन में है और एग्ज़ाम फ्रेश करवा रही है। हम ये सबसे मजाक समझे सुना। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जब एंसर किया, एंसर के उनका मार्क्स कम भी था, मेरा मार्क्स उससे 150 मान लें 150 अप्रोक्स पार था उनसे, क्योंकि उनका 450 समथिंग 146 था, 76 476 नंबर। तो जब एंसर की आने के बाद जब मेरिट में नाम उनका आता है, मेरिट में मेरा नाम नहीं आता है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई थी और सरकार द्वारा दबाया गया था। हम लोग इस केस को हाई कोर्ट तक ले गया था, लेकिन हाई कोर्ट में यही CID टीम जांच जो अभी जांच कर रही है, जो अभी सामने ला रही है, 19 लोग को गिरफ्तार करवाई, यही CID टीम बोलती है कि नहीं, ये सब कोचिंग माफियाओं का चाल है, जो बच्चों को भड़काया है, जो पेपर लीक का मुद्दा जो उठ रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। क्योंकि पहले जब सरकार के द्वारा CID टीम 1 गठित किए गए थे, तो CID 1 टीम ये प्रूव की 135 क्वेश्चन मैच किया है। बट सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, जो सच्चाई ऐसा लगता है सामने आ जाएगी, तो उन्होंने तत्काल उस टीम को रिजेक्ट किया और न्यू टीम CID 2 टीम गठित की। और CID 2 टीम जब से गठित हुई, सरकार जैसे जैसे उनको घुमाता रहा, वो घूमते रहे। हाईकोर्ट में उन्होंने ऐसा पेश किया, सारा दस्तावेज पेश किया कि नहीं, ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रहा है ये बिल्कुल फेक है। आयोग उनका सरकार के CID के बात को एक्सेप्ट करती है और हम लोग को डिनाई करते हैं, और उसमें आयोग बोलती है कि जो भी बच्चा का सिलेक्टेड भी हुआ है, रिजल्ट आया है, मेरिट में नाम है, उनको अब ज्वाइनिंग करवाई है। उन लोग बच्चा जो ज्वाइन भी किया है, आज जॉब करने लग जाता है, और हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। वही CID टीम अब देखिए अकेला वही CID टीम आज JPSC में फंसी है। जब JPSC वही एजेंसी ली, जब JPSC का मामला उठा, तो उसी CID से जांच करवा रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। भरोसा भी दिला रहे हैं कि मेरी CID टीम फुल एक्शन में है और फ्रेश काम पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है, जो 19 लोग गिरफ्तार भी हुए। तो सर ठीक है, आपने बोला 19 लोग गिरफ्तार किए, यही टीम उस समय भी थी जैसे CGL में, उस समय क्यों नहीं इस एक्शन में काम कर रहे थे जो आज कर रही है, जो आज आप दिखाना चाह रहे हैं, उस समय दिखा दिए होते। बट उस समय सरकार, तब हम लोग को लगा कि नहीं सरकार इसमें संलिप्त है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत किए भी, फिर भी हम लोग को डिनाई कर दिया गया है। और हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया है कि जो सिलेक्टेड लड़के लोग हैं उन लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तब उस समय मन में खटका के, उसमें तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि 15-16 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। फिर सोचा कुछ कर लो, कोई बात नहीं, वहाँ से भी मूव ऑन किया। फिर मैंने JPSC में एंट्री किया, JPSC के एग्ज़ाम दिए। JPSC के एग्ज़ाम देते हैं, मेरा अभी इसी में 14 JPSC का मेरा PT में रिजल्ट है,
इससे पहले 11 to 13 जो जेपीसी बैकलॉग थे वो काफ़ी विवादों में चला, उसमें मैंने भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। अभी मैंने पीटी क्वालीफाई किया। पीटी क्वालीफाई था जब न्यूज़ में सर्कुलेट होने लगा कि नहीं वो मार्क शीट ऐसे ऐसे खेला हुआ है, एक लड़का 48 क्वेश्चन कलर किया था, उसका भी रिजल्ट है और 140 वाला का रिजल्ट नहीं है। तो हमें लगा कि नहीं अब तो यहाँ पे गेम हो रही है। तो जब ये पूरी मीडिया में जब चलने लगी तो सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर बने, दबाव बने। तो सरकार को बिना प्रेशर दिए हुए एल खयांगते सर इस्तीफा दे देते हैं, जो जेपीसी के चेयरमैन हैं। उनके इस्तीफे होने के बाद जितने भी जेपीसी एस्पिरेंट थे सबको लगा कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जब आवाज़ उठाने के नाम अब बात आती है तो सरकार थोड़ा सा त्वरित होती है, कार्रवाई थोड़ा सा सीआईडी टीम जो है थोड़ा एक्टिव होकर मोड में काम करती है। उसमें पकड़ाते हैं टीडीपीएल एजेंसी, जिसका मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, जो आज गिरफ्तार होकर जेल में भी है। जब टीडीपीएल जेपीसी के एग्ज़ाम सोचे कि जैसे सीजीएल में ब्लैक लिस्टेड है वो टीडीपीएल कंपनी, और जैसे सीजीएल में ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी जेपीएससी जैसे आयोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल। और टीडीपीएल के जितने भी एग्ज़ाम में वो लिए सब में गड़बड़ियाँ पाई गई है और सब में आवाज़ उठा गया है, लेकिन सरकार सिर्फ दबा देते थे। लेकिन जब ये ओएमआर सीट जब पूरी न्यूज़ में जब वायरल होने लगा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। तो हम लोग को लगा कि नहीं अब इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। तो तब तक सीआईडी का बोला टीडीपीएल कंपनी के जब सीआईडी का जब छापा पड़ा टीडीपीएल कंपनी पे, अभय तिवारी को जब गिरफ्तार किया है, पूछताछ होने लगा तो बहुत सारे तथ्य सामने आने लगे कि हाँ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, बहुत सारे जेपीसी में सच में धांधली हुई है। तत्काल उनको जेल में भी डाला गया। एल खयांगते सर से पूछताछ चल रहा है, अभी 5-7 दिन से पूछताछ चल रहा है। सर आखिर कब तक पूछताछ चलेगा जब आपके सामने मीडिया में सब चीज़ सच्चाई सामने है? तब तक आपको एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। फिर भी आप सीआईडी पर उस सीआईडी पर भरोसा कर रहे हैं जो जैसे सीजीएल में सारे तथ्यों को छुपाकर ये नैरेटिव फैलाया गया कि नहीं ये बच्चों के द्वारा उठाया गया सवाल ये बिल्कुल गलत है। आज वही सीआईडी टीम 19 लोगों को गिरफ्तार करती है। आखिर क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं से सरकार की इसमें संलिप्ति है। और उसी को देखते हुए हम लोग ने आवाज़ उठाया इस चीज़ को, हम लोग इस प्रोटेस्ट का एक ऐलान किया, प्रोटेस्ट निकाला, हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे। आज हम लोग 14 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब हम लोग पीसफुल 10 दिन से प्रोटेस्ट किए, फ्लैग मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, मताल जुलूस निकाला रोड में, सरकार के कान में यूँ तक नहीं रहेगा। उन्होंने हम लोग की आवाज़ को ऐसा लगा कि सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन बगल में ही 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे माननीय मुख्यमंत्री का आवास है, उनको सुनाई नहीं दिया बट पूरा देश सुन लिया। जो हम लोग 10 दिन से प्रोटेस्ट करते रहे वो पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, बट माननीय मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं सुन रहे हैं। जब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल का हम लोग जब दूसरा दिन हुआ तो सरकार के तरफ से प्रतिनिधि मंडल की तरफ से एसडीओ सर है कि सरकार आप लोग से बात करना चाहती है, आप लोग जो मांग है वो सरकार की तरफ आप रखिए, इसमें सरकार आपको सुनना चाहती है कि आपके मांग क्या क्या है, आपके जो आप लोग जो ब्लेम कर रहे हैं सच्चाई क्या है उसमें। तो हम लोग उस दिन डिसाइड थे फ्लैग मार्च निकालने के शाम के समय। पहले से हम लोग पहले से निर्धारित कर लेते कि हम लोग को शाम को 4 बजे फ्लैग मार्च निकालना है। तो हम लोग ने कि सर आज नहीं हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। जैसे आज के दिन कल ही की बात ही कल आई थी, तो हम लोग कल शाम तक बारिश भी बहुत हो रही थी जिससे हम लोग नहीं मिल पाए। आज टाइमिंग के लिए हुआ था कि विधानसभा सत्र जैसे ही खत्म होगा, हम लोग लगा कि विधानसभा सत्र खत्म होगा सरकार हम लोग के एक टाइम टेबल बताएगी, जगह बताएगी कि प्रॉपर वे में यहाँ पे मीटिंग होगा, आप लोग को यहाँ आना है। लेकिन टाइम टेबल कोई तब पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। शाम के कोई प्रतिनिधि मंडल आते हैं जो आकर हम लोग से मिलते हैं, बोलते हैं कि आप लोग की डेलीगेशन टीम क्या तैयार हो चुकी है। हम लोग तरह बोला जाता है कि हाँ हम लोग की डेलीगेशन ऑलरेडी तैयार है, हम लोग की डेलीगेशन टीम कंप्लीट हो चुकी है।
आप टाइमिंग बताइए, जगह बताइए कहाँ हम लोग के आना है, कहाँ मीटिंग होगा ये। तो फिर कुछ सहमति शायद नहीं बनती है, हम तो मैं लेटा हुआ था यहीं पे आके बैठे हुए थे, कुछ सहमति नहीं बनती तो वो प्रतिनिधिमंडल निकल के चले जाते हैं। अब वही समझ में नहीं आया कि सरकार हम लोग से चाहती है क्या है। घर में मम्मी पापा होंगे, परिवार के लोग होंगे, और आप जब घर लौटते होगे, लाजमी है कि बाहर तैयारी करता है आदमी, घर की उम्मीद रहती है घर को। आपको भी लगता है कि जीवन में घर परिवार खींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। जब कभी घर लौटते हो तो ये तकलीफ तो रहती होगी ना कि सिस्टम ने मारा है। सर जब मैं आज मैं 2017 से मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी मैं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम मैंने 2017 में दिया था पंचायत सेक्रेटरी का। उसके बाद से मैंने 2018 से 20 मैंने बीएड किया। उसके बाद से मैं कंटिन्यू जैसे जेपीएससी हो चाहे जेएससी के साथ जितने भी एग्ज़ाम हो, मैंने एग्ज़ाम में बैठा, एग्ज़ाम दिया और मैं इसका एलिजिबल भी था। मेरे में इतना जो मैंने एग्ज़ाम आज तक जैसे जो सीजीएल मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 100% कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें क्वालिफाइड कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत किया था लाइब्रेरी में। यहीं पे स्टेट लाइब्रेरी है अलबर्टा का चौक के जस्ट बगल में। मैं वहाँ पूरे दिन जाकर पढ़ता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे निकलता था। फिर शाम घर पे आने के बाद रूम में वहाँ भी पढ़ता था। रात को 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे सोता था, ये सोने का टाइमिंग था। और फिर सुबह उठना, फिर अपना नाश्ता वास्ता बनाना, पैक करना, फिर लाइब्रेरी दिन भर। तो सीजीएल को लेकर हम लोग काफ़ी मेहनत किए थे। उसी से मैं बिहार टीचर के एग्ज़ाम थे, क्योंकि मैंने तो बिहार स्टेट भी क्वालिफाई था, मेरा बीएड भी कम्प्लीट हो चुका था। जब जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आता है तो मुझे लगता है कि अदर स्टेट जाने से बेहतर है अपने स्टेट में रहें। तो मैं बिहार TRE 2 जब वैकेंसी आती है टीचर की तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, मैं इसको नहीं जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं अब सीजीएल में मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत की थी, बहुत कड़ी मेहनत किए थे और मेरा आउटपुट दिखता भी था, क्योंकि मैं जब सेट लगाता था उसमें अच्छे खासे मार्क्स भी आते थे, अच्छे खासे मार्क्स भी आते थे। फिर जब मेरा जैसे सीजीएल में रिजल्ट नहीं हुआ सर, हम 2-3 महीना तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। आपको विश्वास नहीं होगा सर, हम जब घर से आते हैं तो कोई घर जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे हम घर के ऊपर बोझ बन गए हैं, क्योंकि आज मेरा एज 30 हो चुका है। तो हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जितना जल्दी हो सक्सेस हो, ताकि मैं भी फ्री, ताकि सबका गार्जियन अपने आप को फ्री महसूस करना चाहते हैं कि अब लड़का समझदार हो गया है, जॉब ले लिया, थोड़ा अपने पैर पर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जैसे सीजीएल में मेरा एग्जाम नहीं होता है वो 2 महीने से पूरे टेंशन में चल जाते हैं। उसके बाद से जेपीएससी का फॉर्म पहले किया, उसमें जब अभी ऐसे वायरल हुआ तो मुझे लगा कि नहीं अभी आवाज़ उठाना होगा। अब सरकार के प्रति जो भी एक्शन लेना होगा छात्रों को बिल्कुल लेना चाहिए। तो एक आह्वान हम लोग तरह छात्रों द्वारा आह्वान किया गया कि हम लोग अब अपना मोर्चा खोलते हैं और सरकार के खिलाफ हम लोग बैठते हैं, कि सरकार से आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग जो मांगे हैं, जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जांच करे, जो इसमें गलत पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। और TDPL एजेंसी के तहत जितने भी एग्ज़ाम हो वो सारे एग्ज़ाम को कैंसिल करें। और इन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ आ गए हैं। कंक्लूड करने से पहले 4 बातें इनकी जो हैं, एक परीक्षा होती है ब्लॉक लेवल पर, जो पोस्ट होते हैं उनकी खातिर, वो 2015 में पहली बार पर्चा भरा जाता है, फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन 2019 में उन्हीं भर्तियों की नियुक्तियों के लिए दोबारा फॉर्म भरा जाता है। 20 में, 21 में, 22 में फिर फॉर्म भरा जाता है। 24 में परीक्षा होती है, वो पर्चा लीक हो जाता है। फिर 25 में, यानी कि 2015 में निकली हुई भर्तियों के लिए इम्तिहान 10 साल बाद 2025 में होता है। और वह भी आप कहते हैं कि मुझसे कम मार्क्स के लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप पीसीएस में आते हैं, पीसीएस में आप
प्री क्वालिफाई कर गए हैं, आप मेंस दे सकते हैं, लेकिन लगता है कि मेंस और इंटरव्यू के लिए तो मेरी कोई मतलब मेरा रास्ता ही नहीं बनेगा। और वहाँ अगर मैं चला भी गया तो जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ मुझे क्वालिफाई नहीं करने देंगी। इसलिए मेंस देना नहीं है, इस प्रोटेस्ट को बैठ करके अपनी मांगों के ज़रिए इस व्यवस्था को ठीक करना है, जिसकी खातिर इन्होंने ये अनशन किया है और यहाँ प्रोटेस्ट दिन भर चलता रहता है। बहुत रात बीती है, लगभग 2 बज रहे हैं और निकलने का वक्त है, लेकिन ये जब जितने बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी से होकर के आप गुज़रते हैं तो आपको एक अलग सी दुनिया दिखती है। बहुत संघर्ष दिखता है, बहुत तकलीफ़ें दिखती हैं, बहुत उम्मीदें दिखती हैं, बहुत हौसला दिखता है, बहुत सब्र दिखता है और इन सब के बाद भी बहुत दूर तक एक नाकामी चलती रहती है और धीरे धीरे हताशा बढ़ती चली जाती है। और फिर उसके बाद वही होता है कि लड़का जो घर से बाहर निकला कुछ करने के लिए, वो घर नहीं लौटना चाहता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सका है। और कारण जो है वो ये सिस्टम है जिस खिलाफ ये लोग खड़े हैं।